नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 9 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक रखी हुई है। उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ पर आपको डेली पीडीएफ मिलते रहेंगे। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि हमें एंड में कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उस पर। और आपको पता है कि जब तक हम एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते या फिर जब तक हम पढ़ा हुआ नॉलेज अप्लाई नहीं करते तब तक हमारी प्रिपरेशन परफेक्ट नहीं होती। तो फिर अपने प्रिपरेशन को परफेक्ट बनाइए और एमसीक्यूज को सॉल्व करते रहिए। एमसीक्यूज के जो आंसर्स आपको सही लग रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है और मुझे वो चेक करना होगा कि आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करें। तो जो 9 मार्च 2024 का हमें पहली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है छाऊ डांस को लेकर। और छाऊ डांस जो है ये न्यूज़ में रहा है और इसका सिलेबस तो पता है, डांस फॉर्म है, तो ये जाएगा कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर में ही। यहाँ पे आप जो पिक्चर देख रही है छाऊ डांस की पिक्चर है, ये एक इंडिपेंडेंट आर्ट फॉर्म है। छाऊ डांस जो होता है ये कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी ईजी अडेप्टेबिलिटी है, कोई भी इसे अडॉप्ट कर ले रहा है और कोई भी अडॉप्ट करके इसके ऊपर परफॉर्म कर रहा है। इस कारण इसका जो एसेंशियल फॉर्म था, इसका जो ओरिजिनल फॉर्म था, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होने लगा है, वो कहीं ना कहीं गायब होने लगा है। सब अपने अकॉर्डिंग उसे कर रहे हैं परफॉर्म। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इस कारण काफ़ी सारे कंसर्न्स यहाँ पे ऊपर आए हैं इसकी ओरिजिनलिटी को लेके कि ये ओरिजिनल फॉर्म में कब तक रहेगा और कब तक नहीं, ये देखना होगा। तो छाऊ डांस न्यूज़ में रहा तो इसको कहीं ना कहीं हमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में जाते हैं। तो छाऊ डांस जो होता है ये कहीं ना कहीं एक फोक डांस भी इसे कहा जाता है। तो ये और आपको ये भी बता दूं कि हमारी जो मिनिस्ट्री है, कल्चरल मिनिस्ट्री, उन्होंने ये भी कहा है कि छाऊ डांस जो है इसे क्लासिकल डांस फॉर्म करके ही देखना चाहिए, बट संगीत नाटक अकादमी जो होती है वो इसे क्लासिकल डांस फॉर्म करके रिकॉग्नाइज नहीं करती है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें फोक डांस जैसी दिखती है, पूरी तरह से क्लासिकल दिखाई नहीं देता है। तो हम कहेंगे इट इज़ टू कोडिफाइड टू बी फोक, टू फोक टू बी क्लासिकल, यानी क्लासिकल बनने के लिए अगर वो जाता है तो ये फोक डांस ज़्यादा दिखता है और ज़्यादा क्लासिकल भी दिखता है, ज़्यादा फोक भी दिखता है और उसी के साथ साथ मार्शल भी दिखता है। मार्शल डांस फॉर्म या मार्शल आर्ट यानी वो आर्ट जिसमें जो वॉर होता है उसके स्टेप्स किए जाते हैं। तो वॉर में जैसे कि प्रिपरेशंस होती है, वॉर में जो हम स्टेप्स करते हैं वो भी स्टेप्स यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं, उसे मार्शल आर्ट फॉर्म कहते हैं। तो हम कहेंगे कि वॉर के मूव्स भी इसमें हैं, फोक डांस भी इसमें। फोक डांस यानी लोगों से जुड़ा हुआ, जिसमें हार्ड एंड फास्ट कोई रूल्स नहीं होते, फोक डांस, लोक नृत्य। उसी के अलावा क्लासिकल डांस जो है उसमें काफ़ी हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते हैं। और हम ये भी कहेंगे कि मार्शल आर्ट फॉर्म जो होता है इसमें मूव्स होते हैं जो वॉर के मूव्स है वो। तो छाऊ डांस को लेके अब हम देख लेते हैं कि छाऊ डांस है क्या। छाऊ डांस की अगर बात करें तो ये छाऊ डांस है कहाँ का, तो छाऊ डांस जो है ये ईस्टर्न इंडिया का है। ईस्टर्न इंडिया में 3 स्टेट्स में इसे परफॉर्म किया जाता है, मेनली वेस्ट बंगाल, झारखंड और ओडिशा, ये अच्छे से याद रखिएगा। और इसकी जो थीम होती है, वो जो स्टोरीज होती है जिसपे इसे परफॉर्म किया जाता है, वो महाभारत और रामायण की होती है ज़्यादातर। उसी के अलावा जो लोकल फोल्कलोर है वो भी इसमें आपको देखने मिलेगा, यानी लोकल आप बोलोगे तो लोकल जो भी स्टोरीज है, लोकल जो भी गॉड गॉडेस है, उनकी भी यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो भी कहानियाँ हैं उसके ऊपर भी इसे परफॉर्म करते देखने मिला और काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट थीम्स पे भी इसे परफॉर्म किया जाता है। 3 डिस्टिंक्ट जो स्टाइल्स है इसकी, वो सराइल केला करके एक एरिया है, दूसरा पुरुलिया करके और तीसरा मयूरभंज करके है। ये 3 जगह से ये आया हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये झारखंड का है, ये पुरुलिया जो है ये वेस्ट बंगाल का, और मयूरभंज जो होता है ये ओडिशा का है। इसमें मास्क आप देख रहे हैं ऊपर की, ये लोग मास्क पहन के हैं। तो मास्क हर स्टेट के, इसमें छाऊ डांस में मास्क नहीं पहनते, ये अच्छे से याद रखेगा, इस पर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। मास्क जहाँ पहने जाते हैं वो है सराइकेला और पुरुलिया। मयूरभंज वाले जो होते हैं वो मास्क नहीं पहनते, यानी ओडिशा में मास्क पहन के इसे परफॉर्म नहीं किया जाता, विदाउट मास्क इसे परफॉर्म किया जाता है। सराइकेला छाऊ जो होता है ये डेवलप हुआ है सराइकेला में, जो कि हम कहेंगे खरसवान डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, वहाँ का है। पुरुलिया छाऊ जो है ये पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में आया हुआ है। और मयूरभंज छाऊ जो है ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है ये है ओडिशा का। छाऊ डांस जो होता है वो रीजनल फेस्टिवल्स जो होते हैं उसके वक्त परफॉर्म किया जाता है।
ज़्यादातर जो स्प्रिंग के मंथ में फेस्टिवल्स आते हैं जिसे चैत्र पर्व कहते हैं, तब इसे परफॉर्म किया जाता है, जो कि 13 दिन तक चलता है और पूरी कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेट करती है उस एरिया की। ओरिजिन की अगर बात करें तो ये आया कैसे है, तो इसके ओरिजिन के अगर हम बात करते हैं तो आपको ये बता दूं कि ये इंडिजिनियस फॉर्म ऑफ डांस है एंड मार्शल प्रैक्टिसेस दोनों है। अब डांस और मार्शल प्रैक्टिसेस, इसमें का डिफरेंस आपको पता है। डांस में डांस की स्टेप होती है, मार्शल आर्ट फॉर्म्स में मार्शल यानी जो वॉर के वक्त जो हम मूव्स करते हैं वो होते हैं। तो इसमें दोनों हैं। छाऊ जो होता है ये ब्लेंड है जिसमें डांस भी और मार्शल प्रैक्टिसेस भी हैं। इसमें मॉक कॉम्बैट टेक्निक होती है जिसे खेल कहते हैं। उसके अलावा स्टाइलाइज्ड गेट्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स होते हैं जिसको चाली और टोपका कहते हैं, और मूवमेंट भी इसमें होती है जो कि हाउस वाइफ, विलेज हाउस वाइफ्स के कोर्स कहे जाते हैं। तो ये उफले इसे कहते हैं। तो डांस जो परफॉर्म किया जाता है ये नाइट में परफॉर्म किया जाता है, ओपन स्पेस में परफॉर्म किया जाता है। और हम कहेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारी फोक मेलोडीज़ और ट्रेडिशनल मेलोडीज़ आपको देखने मिलती हैं। और यहाँ पे रेड पाइप्स जो होते हैं उस पे कहीं ना कहीं ये इसे बजाया जाता है म्यूज़िक, जिसे मोहरी या फिर शहनाई, मोहरी और शहनाई ये दो कोई रीड पाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इस पे इसे बजाया जाएगा। और जो बीट्स होती है वो ड्रम पे क्रिएट की जाती है, तो ड्रम बीट जो होती है इसके साथ बजती है और यहाँ पे डांस किया जाता है। 2010 में छाऊ डांस जो होता है इसको यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में डाला गया है। और छाऊ डांस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छे से याद रखेगा छाऊ डांस, जिसका सोर्स था स्क्रॉल। उसके बाद का जो हमें अगला न्यूज़ देखने मिल रही है वो है एफवाई अलगे को लेके। यस, अलगे आ गया, यानी ये आएगा साइंस में। तो साइंस से ये सिलेबस जाता है। तो रिसेंटली एफवाई अलगे जो होता है ये स्पॉट हुई है येलो स्टोन नेशनल पार्क में, ये स्पॉट हुई है। तो येलो स्टोन नेशनल पार्क जो होता है ये है यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ पे हमें ये एफवाई अलगे देखने मिली, इसलिए ये न्यूज़ में आ गई है। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। येलो स्टोन नेशनल पार्क जो होता है वो वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में लोकेटेड है, और अगर देखा गया तो ये वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क है, ये याद रखिएगा अच्छे से। वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क कौन सा, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1 मार्च 1872 में। सोचिए कितने पहले से ये नेशनल पार्क है। तो ये एफआईएल के वहाँ पे देखने मिला है। तो एफआईएल के है क्या, ये देख लेते हैं। सबसे पहले एफआईएल की बात करें तो एफआईएल एक फंगस है। ये अगर जो फैमिली को ये बिलोंग करता है वो है फ्यूजारियम स्ट्रेन फ्लैवोलैपिस फैमिली। तो ये एक फैमिली है जिसको ये बिलोंग करता है और इसको एफ वाई कहा जाता है, इस अलगे को। इसका ट्रेडमार्क है एफ वाई। इसको डिस्कवर किया गया था सबसे पहली बार 2009 में, और इसको डिस्कवर किया था नासा के एक रिसर्चर हैं उन्होंने। और नासा के जो रिसर्चर है इनका नाम है मार्क कोजुबाल करके। तो मार्क कोजुबाल ने इसे हम कहेंगे डिस्कवर किया था। एफ वाई जो होता है वो एक्सट्रीमोफिलिक ऑर्गेनिज्म है। अब एक्सट्रीमोफिलिक कैसे, जो एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकता है उसे एक्सट्रीमोफिलिक कहते हैं। हाई टेम्परेचर में भी रह सकता है और हाई एसिडिटी में भी रह सकता है, ये एफ वाई एल्गी। उसी के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि ये किसी को बहुत सारे मटेरियल्स को ब्रेक डाउन कर सकता है, ये इसमें कैपेसिटी है, एबिलिटी है, और उसको कन्वर्ट कर सकता है फूड में, उसे वो फूड बना सकता है। साइंटिस्ट ने ये भी कहा है कि इसमें काफ़ी प्रोटीन है। हम कहेंगे स्पेस मिशन में इसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये सोर्स ऑफ पैक्ड प्रोटीन है, तो इसमें प्रोटीन काफ़ी सारा देखा जाता है। और प्रोटीन पैक्ड माइक्रोब जो होता है उसका पोटेंशियल होता है कि हम उसे यूज़ कर सकते हैं मीटलेस बर्गर्स में। अगर हम बर्गर्स खाना चाहते हैं जो विदाउट मीट है और वहाँ से हम प्रोटीन लेना चाहते हैं तो उसमें भी हम इसे डाल सकते हैं। डेयरी में भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोटीन पाउडर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। एफ वाई एल्गी जो होता है ऐसा कहा जाता है कि कैन बी कल्चर्ड बाय फीडिंग इट सिंपल मिक्सचर ऑफ वाटर, सॉल्ट और शुगर भी हम उसे दे सकते हैं और वो उससे भी अच्छे से खुद को ग्रो करा सकता है। ऑर्डिनरी मेटल कैटरिंग ट्रे जो होते हैं ना, जो आपने देखे होंगे कि मेटल कैटरिंग वाले जो ट्रे होते हैं उसमें उसे ग्रो कराया जाता है। तो ये ग्रोथ का एक मीडियम है। और ट्रे में ये जो ट्रे है ये एल्गे का, ऐसा कहा जाता है कि इसमें कितना प्रोटीन होगा, 35 चिकन्स जितना प्रोटीन उतने ट्रे में जितना एल्गे आया है उसमें होता है। तो सोचिए कितना हाई प्रोटीन वाला ये एल्गे है, एल्फा एल्गे। तो अल्फा एल्गे जो है ये न्यूज़ में रहा है और इसका जो सोर्स था वो था स्मिथसोनियन मैगजीन। उसके बाद का जो करंट अफेयर है वो है केरला ने डिक्लेयर कर दिया है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। तो केरला ये कह देता है कि जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो स्टेट स्पेसिफिक एक डिजास्टर है हमारे स्टेट के लिए। और ये जो न्यूज़ है ये जाती है GS3 में। केरला ने वेडनेसडे को 6 मार्च को ये डिक्लेयर किया है कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है
वो एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर बन चुका है हमारे स्टेट में। तो ये काफ़ी बुरी बात है हमारे यानी स्टेट के लिए कि वहाँ पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी सारे चलते रहते हैं। तो एज पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इसको ला लिया गया है। तो ये पहला स्टेट बनता है देश में जिसने इस तरह के डिक्लेयर करके दिखाया है चीज़। बैकग्राउंड की बात करें तो केरला जो होता है वहाँ पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स के बहुत ज़्यादा हम कहेंगे कि न्यूज़ देखने मिल रही है, बहुत ज़्यादा इश्यूज देखने मिल रहे हैं और इंक्रीजिंग काउंट है काफ़ी। तो अब ये केरला ने जब इसे स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर कह दिया तो इसके कारण क्या डिफरेंस आएगा कि ये क्या खास हो सकता है इसमें। एट प्रेजेंट अगर देखा गया तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज जो कर रहे हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है, जो एक्ट करता है एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे काम कर रहा है और वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर काम करता है। जो इशू जो होता है इसको जब डिक्लेयर कर दिया जाता है स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर, तो कहीं ना कहीं जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो इस पे काम करना शुरू करती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा यहाँ पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी काम करेगी और जो एक्ट होगा वो होगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिस कारण यहाँ पे बहुत फास्ट डिसीजन लिए जा सकते हैं, फास्ट एक्शन ली जा सकती है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खुद काम करने वाली है। चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स भी उसमें इंक्लूडिंग हैं, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गए, ये भी इसमें आते हैं। तो सब देखिए कितने अच्छे से काम हो सकते हैं। तो केरला ने काफ़ी अच्छी एक चीज़ करके दिखाई। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसमें काम करेंगे, जिसके हेड खुद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी होते हैं। तो सोचिए अब कितने फास्ट यहाँ पे काम होना शुरू हो जाएगा। जब भी कोई इशू को हम कहेंगे डिक्लेयर किया जाता है स्टेट स्पेसिफिक या फिर नेशनल डिजास्टर या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होती है, यानी हम कहेंगे कि जब भी स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर करके किसी इशू को आपने डिक्लेयर कर दिया ना, तो नेशनल डिजास्टर करके या फिर स्टेट डिजास्टर करके, तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है एक तो नेशनल की रहेगी या स्टेट की रहेगी, ये क्विक डिसीजंस ले सकती है और क्विक एक्शंस ले सकती है, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं वो डायरेक्टली इंटरवीन कर सकते हैं बीच में, क्योंकि वो चेयरमैन होते हैं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर बॉडी के। तो इतने सारे लोग मिलकर जब काम करेंगे तो ये डिजास्टर तो सच में रुक जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे करके दिखाई है। और आपको ये भी बता दूं कि इन द पास्ट एवरी टाइम अ लाइफ हैज़ बिन लॉस्ट टू मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, है ना। तो हर बार देखा गया है कि किसी ना किसी की जान जा रही है, एक तो एनिमल की जाएगी या फिर हम कहेंगे इंसान की जाएगी, तो ये दोनों में से किसी ना किसी की जाएगी। तो एट प्रेजेंट जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, सो देयर इज ओनली वन सच पोस्ट इन द स्टेट, है ना, एक ही थी, और ये ओनली अथॉरिटी थी जो ये वाइल्ड लाइफ एनिमल के जो भी इस तरह के सेटलमेंट्स में वाइल्ड लाइफ एनिमल आते हैं, ये होता है वो होता है ह्यूमन सेटलमेंट्स में, उसको रोकने की कोशिश करते रहते थे। पास्ट में अगर देखा गया तो वहाँ पे काफ़ी सारी केसेस है जहाँ पे डिसीजन जो होती है वो कहीं ना कहीं ली जाती है कि एनिमल को मार दिया जाए, तो जैसे कि वाइल्ड एलिफेंट को मार दिया जाए, और हमेशा इसको क्वेश्चन किया जाता है कोर्ट में कि क्या ये चीज़ें करना ज़रूरी है कि इंसानों को बचाने के लिए हम जानवरों की जान ले रहे हैं। तो ये इशू जो होता है ये डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर अगर आ जाता है तो वो क्विक एक्शन ले सकती है, और वो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जैसे भी एक्ट के अकॉर्डिंग काम कर सकती है, काफ़ी अच्छे से वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर काम कर सकती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत काम कर सकती है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिल सकती है। एज पर सेक्शन 71 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का ये कहता है कि कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ के कोई भी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो इस तरह की जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की जो भी केसेस है उस पर काम कर सके। तो सोचिए अगर केस भी होती है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस पर काम करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात भी आपको देखने मिलेगी। सेक्शन 72 भी एक्ट का ये कहता है कि कहीं ना कहीं जो भी लॉ है, यानी हम कहेंगे कि विल हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन एनी अदर लॉ ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड दैट अ डिजास्टर कैन बी डिक्लेयर्ड। यानी इसका मतलब ये है कि आपके स्टेट में पहले से ही कोई लॉ लागू हुआ है, अप्लीकेबल है, और उसके ऊपर अगर ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अगर लगाया जा रहा है तो वो एक्ट के ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट काम करेगा, यानी वो एक्ट इसके नीचे चले जाएगा। यानी चलेगी किस एक्ट की, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की ही चलेगी, जब तक ये इशू डिजास्टर करके डिक्लेयर किया गया है तब तक। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पूरी तरह से यहाँ काम कर सकता है। तो अदर स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर जो है वो, जैसे 2015 में ओडिशा ने डिक्लेयर किया था स्नेक बाइट एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर, 2020 में केरला ने डिक्लेयर किया था कोविड एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हो सकता है क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है वो इस पे काम करेगी। तो इस तरह से ये करंट अफेयर रहा जिसमें केरला ने डिक्लेयर कर दिया है कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर है, और इसका जो सोर्स था वो था इंडियन एक्सप्रेस।
उसके बाद अगला जो करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन एक्शन प्लान, ZCBAP जिसे कहा जाता है। इसका सिलेबस जाता है करंट इवेंट में। तो इंडिया की पहली सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान जो होता है वो लॉन्च किया गया है नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में इसे लॉन्च किया गया है। और ये जो प्लान होता है ये कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स इंडियाज नेट जीरो एमिशन गोल बाय 2070। हमने ये कहा है कि जो भी कार्बन एमिशन हो रहे हैं, जो भी कार्बन के पोल्यूशन हम कर रहे हैं, उसे हम जीरो तक लाने की कोशिश करेंगे 2070 तक, 2070 तक। और इसके लिए ये प्लान जो होता है वो काफ़ी अच्छे से काम कर सकता है। अब हम देखते हैं कि ये सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन एक्शन प्लान है क्या। जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान जो होता है, जो नागपुर ने लाया है, उसका एम यही है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन जो होता है फ्रॉम बिल्डिंग्स, ये 2050 तक हमें लाना है। यानी जो भी चीज़ों में हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं उसके कारण तो भी कार्बन एमिशन ना हो, तो हम कहेंगे कि ये 2050 तक जीरो हो जाए, नेट जीरो हो जाए, यही यहाँ पे विचार है। तो ये इनिशिएटिव जो है ये नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन NMC ने लिया है, और उनके साथ साथ नागपुर स्टेट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NSSCDCL इन्होंने लिया है। तो हम कहेंगे ये इंडिया का जो क्लाइमेट गोल है इसके साथ अलाइन हुआ है, उसके अलावा ग्लोबल कमिटमेंट्स को भी पूरा करेगा कि हम कार्बन के एमिशन कम करेंगे एज अ कंट्री, एज अ इंडिया। तो हम ये जो भी चीज़ें हैं तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर सकती है। और ZCBAP जो होता है ये फोकस करेगा ट्रांसफॉर्मिंग बिल्डिंग्स विद इन नागपुर। नागपुर की जो बिल्डिंग्स होती है उसे कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, इस तरह से उन्हें बनाया जाएगा कि नेट जीरो एमिशन गोल्स पूरे हो जाए। ऐसी चीज़ें जो होगी ये NMC नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो कर रहा है, या नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कर रहा है, इससे काफ़ी अच्छा एक इंडिया को फ़ायदा हो सकता है कि कहीं ना कहीं इंडिया नेट जीरो एमिशन टारगेट को भी पूरा कर पाएगा, अगर ऐसा ही हर शहर में हुआ तो 2070 तक। ये होने के अलावा इस प्लान में ये कहा गया है कि अलग अलग टाइप की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर ये प्लान अप्लीकेबल किया जाएगा। जैसे जो पब्लिक बिल्डिंग्स है, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स बनाई जाती है, अफोर्डेबल हाउसिंग होगी, है ना, जो भी आपकी घर है वो, या फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स जो भी बनेगी, या फिर होम्स बनेंगे, और इस कारण इस तरह से बनाए जाएंगे जिससे डीकार्बनाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम जाएंगे। ज़्यादातर हम चीज़ों को खराब नहीं करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को हम ज़्यादा वहाँ पे पोल्यूशन नहीं करेंगे। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तो इट एड्रेसेस ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी यहाँ पे रहेगा, यानी हम कहेंगे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी कम करने की कोशिश यहाँ पूरी की जाएगी बिल्डिंग मटेरियल में के द्वारा। तो बिल्डिंग मटेरियल के थ्रू यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन ना हो। ग्रीन हाउस जो होती है वो मैंने आपको पहले भी बताया, ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैस होती है जो हीट को ट्रैप करती है, सन रेज जो आती है उनको ट्रैप करती है और उनको वापस से जाने नहीं देती है। और ये ट्रैप करने के कारण जो हमारे ग्लोब का टेम्परेचर है वो बढ़ते जाता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तो डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट, डीकंस्ट्रक्शन, किसी को तोड़ना है, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से की जाएगी एज अ पोर्शन ऑफ नागपुर एनर्जी कंजम्पशन एंड एमिशन। तो काफ़ी अच्छा एक प्लान है जो कि नागपुर में लाया जा रहा है। तो सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन एक्शन प्लान जो है ये न्यूज़ में रहा, और इसका जो सोर्स था वो था टाइम्स ऑफ इंडिया। अगला जो करंट अफेयर है उसमें हमें देखने मिल रहा है कि बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 का ये पास हो चुका है। अब यहाँ पे कोई एक्ट आया तो उसका सिलेबस जो होगा वो तो GS2 में जाएगा। रिसेंटली बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट जो होता है 2023 का ये पास हो गया है, और रजिस्ट्रेशन जो होंगे अब डेथ और बर्थ के हम कहेंगे अमेंडमेंट एक्ट के, उस कारण अब जो रजिस्ट्रेशन होंगे उसके थ्रू डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। अब आप लोगों के पास डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट होंगे, और ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट होगा जिसको एडमिशन के लिए भी यूज़ किया जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यूज़ किया जाएगा, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, पासपोर्ट्स के लिए, आधार के लिए, वोटर एनरोलमेंट के लिए भी ये यूज़ हो सकता है, और उसी के साथ साथ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के लिए भी ये यूज़ होगा। तो ये इस इफेक्ट में आएगा 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से ये इफेक्ट में आने वाला है। अब हम देखते हैं कि की फीचर्स क्या है बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 के। सबसे पहली बात यह है कि इट एड्स रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होंगे वो मेंटेन करेंगे नेशनल डेटाबेस ऑफ रजिस्टर्ड बर्थ्स एंड डेट्स, जो होती है कितने डेथ हुए, कितने बर्थ हुए, ये पूरा रजिस्टर करेंगे जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होंगे वो। चीफ रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार्स जो होंगे वो उनका एक ऑब्लिगेशन होगा कि वो शेयर करेंगे इस डेटा को ऑन रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेट्स का जो डेटा है वो नेशनल डेटाबेस के साथ। तो कहीं ना कहीं चीफ रजिस्ट्रार जो होता है वो मेंटेन करेंगे सिमिलर डेटाबेस एट स्टेट लेवल पे, है ना।
तो कोई नेशनल लेवल पे कर रहा, कोई स्टेट लेवल पे कर रहा है, तो इससे डिजिटल रजिस्ट्रेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी होंगी सर्टिफिकेट्स के, बर्थ और डेथ्स के। आधार नंबर जो होगा पेरेंट्स का वो कलेक्ट किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन जो होगी बर्थ रजिस्ट्रेशन को लेके, इन्फॉर्मेंट्स जो होंगे इन केस ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन अगर करना है तो इन सब का यहाँ पे किया जाएगा। आधार नंबर लिया जाएगा पेरेंट्स का, या इन्फॉर्मेंट जो होगा उसका लिया जाएगा। तो उसी के अलावा हम कहेंगे कि इट स्टेट्स नेशनल डेटाबेस में बी मेड अवेलेबल टू अदर अथॉरिटीज़ को भी ये दिए जाएंगे। जैसे हम कहेंगे कि जैसे पॉपुलेशन रजिस्टर्स में इसमें हेल्प मिलेगी, इलेक्ट्रल रोल्स में हेल्प मिलेंगी, रेशन कार्ड्स के लिए हेल्प मिलेगी, हर चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा सब चीज़ें ईजी हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन जो होगा इसको यूज़ किया जाएगा अलग अलग पर्पज़ के लिए, जैसे एडमिशन हो गया आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, वोटर लिस्ट बनाने के लिए, गवर्नमेंट की पोस्ट में अपॉइंटमेंट के लिए, हर चीज़ में ये बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। और कोई भी व्यक्ति जो होगा एग्रीड बाय एन एक्शन, एनी एक्शन और ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार में अपील टू डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी जाती है इन सब चीज़ों में तो आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रार ने जो चीज़ें की है या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने जो किया है वो आपको ठीक नहीं लग रहा तो आप अपील कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास या फिर चीफ रजिस्ट्रार के पास, अगर रजिस्ट्रार की बात है, या फिर चीफ रजिस्ट्रार की, ये देखिए अगर रजिस्ट्रार की बात है तो आप डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की बात है तो आप चीफ रजिस्ट्रार के पास भी अपील में जा सकते हैं। विद इन 30 डेज आपको ये अपील करनी होगी जो भी प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड। अब देखो इससे रिलेटेड इश्यूज क्या हो सकते हैं, कंसर्न्स क्या है। सबसे पहले कंसर्न्स और इश्यूज जो है बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 के ये है कि डिनाइंग एडमिशन टू स्कूल विदाउट बर्थ सर्टिफिकेट में वॉयलेट फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A। तो आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन नहीं मिलेंगे विदाउट बर्थ सर्टिफिकेट्स। तो इस कारण जो कहा गया है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, तो ये कहीं ना कहीं इसे वॉयलेट करेगा, क्योंकि जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं है फिर उनको इसके प्रॉब्लम जाएंगे। तो लिंकेज रहेगा अक्रॉस डेटाबेस, डज नॉट रिक्वायर कंसेंट फ्रॉम पर्सन, है ना। ये आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है ये किसी भी, जैसा देखा मैंने आपको बताया कि किसी के साथ भी बांटी जाएगी, जो भी डिपार्टमेंट्स है उनके साथ, और इस कारण राइट टू प्राइवेसी आपका खत्म हो सकता है। उसी के अलावा हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई अल्टरनेटिव प्रूफ नहीं है। इफ़ अ पर्सन डज नॉट हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, हर इंफॉर्मेशन तो उसकी बर्थ सर्टिफिकेट से ही जुड़ी हुई है। तो इट सेंट्रलाइजेस डेटाबेस विच में लीड टू मास सर्विलियंस। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि इसके कंसर्न्स है, अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो ये है एक एक्ट जिसको कहा जाता है द बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ ईयर 2023 जो पास हो गया है, और इसका सोर्स था द हिंदू। चलिए अब बारी है आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विद रेफरेंस टू FY algae sometimes mentioned in the news, consider the following statements. First one, it is fungus. Second, it thrives in equatorial region. Third, scientists have recognized its potential as a source of packed protein for space missions. How many of the statements given above are correct? Only one, second is only two, third is all three, and fourth is none. So वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको अपने आंसर्स लिखने हैं, और जो सही आंसर होंगे वो आपको जो टेलीग्राम चैनल है अपना करंट अफेयर्स का उसमें मिल जाएंगे सही आंसर्स। और उसके लिए आपको अगर उसे ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक छोड़ी हुई है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और करंट अफेयर्स के जो चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन और आंसर्स मिलते रहेंगे और PDF भी मिलते रहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू जीरो कार्बन building action plan, consider the following statements. First, Nagpur is the first city in India to start city specific zero carbon building action plan. Second, zero carbon building action plan by Nagpur aims to achieve net zero carbon emission from building by 2050. Which of the statements given above is or are correct? First one is one only, second is two only, third is both one and two, and fourth is neither one nor two. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पे, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहाँ भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।